तो ये आपका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सर हाँ बेटा। सर एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन समझा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में ये मैंने बताया था, देखिए ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हमने दो सर्कुलर मैग्नेट लिए हैं, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन दोनों के बीच में, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहे हैं, अब ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो एक ये सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको वाउंड किया गया है, लपेटा गया है। ये से पूरी कॉइल को एक स्प्रिंग की हेल्प से इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हैंग किया गया है। इस कॉइल के साथ में एक पॉइंटर लगा हुआ है। जब इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो यह पॉइंटर इस स्केल की हेल्प से रीडिंग बताता है कि इसमें कुल कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यह मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमें किसी सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो करता है उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है बेटा। एक तरीके से जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के जैसा ही ये भी काम करता है। और ये जो है इसके डिफ्लेक्शन की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके डिफ्लेक्शन को देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि उस सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये इसका सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है। और इसमें जैसे ही इस कॉइल में आप करंट फ्लो कराते हो, तो ये ऑलरेडी ये कॉइल जो है पहले से ही किसमें रखी गई है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो इस कॉइल के ऊपर एक टार्क अप्लाई होता है, और वह टार्क किसके बराबर होता है, तो ए नाई ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन ए करंट गिवन इन कॉइल, a torque applied on coil by external magnetic field tau, where tau equal to n बी ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। ये इसके इक्वल होता है एन आई बी ए साइन इंटू साइन थीटा, जहां पे एन क्या है, तो एन इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है। एन जो है इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है। आई जो है इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट है। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, तो इस कॉइल की क्रॉस सेक्शन एरिया है, या एरिया वेक्टर हम कह सकते हैं, कॉइल की एरिया वेक्टर है। और यहाँ पे जो थीटा है वह थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो इस कॉइल का एरिया वेक्टर है, मतलब बी और ए के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे थीटा ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आता है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है। जहां पे ए क्या है, ये जो है इस कॉइल की क्रॉस सेक्शन एरिया है या एरिया वेक्टर है, और बी जो है यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये है, ठीक है बेटा। तो ये टार्क, हाँ बेटा बोलो। सर ये जो कॉइल है सर, वो अंदर वाला रेक्टेंगल है या फिर बाहर वाला सिलेंडर है? हाँ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल को, जैसे ये सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है। एक चपटा सा रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, चपटा, और उसको इस तरीके से इस पर क्या कर दिया गया है, रैप कर दिया गया है। ऐसे ऐसे इसको रैप कर दिया गया है। क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ, ऐसे ऐसे वो रैप किया गया है, तो ये मिल गया। अब बेटा यहाँ पे देखो, टाउ जो है इनके किस पे डिपेंड कर रहा है। टाउ जो है किस पर डिपेंड यहाँ पे कर रहा है, बोलो बेटा।
यहाँ पे जो टाउ है वह किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? करंट के। टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ टर्न के। टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये एरिया के, एरिया वेक्टर के। तो यहाँ पे बेटा ये हमें सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि इस कॉइल पर टॉर्क ज्यादा कब होगा? जब इसमें फ्लो होने वाली करंट ज्यादा हो। जब इसके बीच में जो जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्ट्रांग हो, उस सिचुएशन में होगा। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, इस कॉइल को जितनी ज्यादा बार लपेटा गया होगा, नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? यहाँ पे टॉर्क जो है ज्यादा लगेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, टॉर्क होता क्या है? टॉर्क वह फोर्स होता है जो किसी चीज को रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो अगर ये कॉइल इस तरीके से रोटेट होती है तो ये रोटेट होने पर क्या होगा बेटा? स्प्रिंग जो है स्प्रिंग मूव करेगा, क्योंकि स्प्रिंग से ये कॉइल लटकी हुई है। तो स्प्रिंग क्या होगा? ऐंठ जाएगा, और ऐंठने के बाद से स्प्रिंग भी क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रही थी और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या करेगा? उसको मूव कराने की कोशिश करेगा। मतलब इसके रोटेशन का स्प्रिंग जो है क्या करेगा? अपोज करेगा। और जैसे जैसे कॉइल अगर इसमें रोटेट होती जा रही है वैसे वैसे स्प्रिंग के द्वारा अपोजिंग जो पावर है वो उसका बढ़ता जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे स्प्रिंग क्या करेगा? इसको बिल्कुल मतलब इसको मूव करने से बंद करा देगा, मतलब रोटेट नहीं करने देगा। और इस पे जितना टॉर्क लग रहा था कॉइल पे, ठीक उतना ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब वो क्या करेगा? इसको रोटेट कराएगा। मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये समझ में आया क्या? अभी जो मैंने बताया है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो थीटा है वह थीटा कितना है? यहाँ का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, जो यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया है, वो कितना डिग्री है बेटा? ध्यान दो। ये तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर, तो ये अगर कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा बेटा। एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो इनके बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है 190 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर यहाँ से टाउ हमें क्या मिल गया? NIBA, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया? साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे टाउ। और यहाँ पे हम देखें कि जैसे स्प्रिंग वाली जो मैं बात बोल रहा था कि स्प्रिंग क्या करेगा? इसको उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा तो वहां पे जो टार्क अप्लाई किया जाएगा, सिंस टार्क अप्लाई ऑन कॉइल बाय स्प्रिंग, अगर इसको मैं टाउ एस से डिनोट करूं तो ये किसके बराबर होगा? यह कब इसको बिल्कुल से रोटेट करने से बंद कर देगा? तो रोटेट करने से बंद तब करेगा जब स्प्रिंग पे लगा हुआ टार्क मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू, और कॉइल पे लगा हुआ टार्क मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू, और स्प्रिंग के द्वारा कॉइल पे लगा हुआ टार्क जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इसके द्वारा टार्क लगेगा स्प्रिंग के द्वारा, यह फाई इंटू के इक्वल होगा बेटा। फाई इंटू के इक्वल होगा। ठीक है। जहां पे फाई जो है यह एक के जो है टोरिशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे के जो है टोरिशनल कांस्टेंट है, और फाई जो है, फाई क्या है? तो जिससे मतलब ये जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे लगने, स्प्रिंग के द्वारा जो इस पर एक फोर्स यानी कि जो टार्क लगाया जा रहा है उसका ये एक कोफिशिएंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो टार्क हो गया, टार्क ड्यू टू स्प्रिंग,
ये फाई इंटू के की इक्वल हो जाएगा। हमें ये फाई ही यहां से कैलकुलेट करना है, फाई कैलकुलेट करना है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी कि जब कॉइल को रोटेट करने से वह रोक देगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में इन इक्विलिब्रियम यहां पे क्या हो जाएगा, जो टाउ है वह टाउ एस के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा एन आई बी ए है, यह बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा फाइव इंटू के। तो यहां से फाइव इक्वल टू हमें मिल जाएगा एन आई बी ए अपान में के, एन आई बी ए अपान में के इक्वल हमें ये मिल जाएगा। अब यहां से एन बी ए अपान में के, अब यहां से बेटा करंट देखो, यहां पे क्या हो गया, एन बी ए अपान में के इंटू में आई। अब देखो बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न इसमें कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, एरिया वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, के एक ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब इसमें जो फाई होगा, फाई वह डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्टली डिपेंड करेगा अपने करंट पे। ठीक है बेटा, मतलब जितना ज्यादा इसमें करंट देंगे उतना ही ज्यादा कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, और जितना कॉइल ज्यादा रोटेट होगी, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया जो उसमें टार्क होगा वह ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के आई के, देयरफॉर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे हेंस द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसमें जो डिफ्लेक्शन जो फाई था, फाई जो डिफ्लेक्शन था किसके द्वारा, इसके स्प्रिंग के द्वारा, यह डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, करंट के। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस डिफ्लेक्शन is directly proportional to I। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग इस फाई की वैल्यू को यहां से काउंट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना कम करंट जाएगा उतना ही कम डिफ्लेक्शन होगा, नहीं करंट जाएगा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये फाई की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रही है और कितना फ्लो नहीं कर रही है। अब यहां से करंट सेंसिटिविटी मतलब कि ये हमारा कितने जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है या कुल कितना सेंसिटिव है किसके लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो करंट सेंसिटिविटी है यह होता है Is इक्वल टू फाई अपान आई, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं, और ये होता है फाई अपान आई के, फाई अपान आई, या करंट सेंसिटिविटी के लिए ये फार्मूला बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितना फाई ज्यादा होगा, जितना फाई ज्यादा होगा उतना ही ये हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उतना ही करंट के लिए सेंसिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि आई एस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फाई के। और करंट सेंसिटिविटी की जो एसआई यूनिट होती है यह होती है रेडियन पर एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, या इसको हम लोग डिवीजन पर एम्पियर भी कर सकते हैं, या डिवीजन पर एम्पियर। पर एम्पियर रीजन क्या है, रेडियन मतलब जो यहाँ पे जो बन रहा है, और या तो डिवीजन जो इस पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक्स रेडियन या डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों बात एक ही है, रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर।
इसके बाद एक इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आप यहां पे देख लो। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है इसको Vs से डिनोट करते हैं, Vs, और ये होता है फाई अपान में V, या V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई अपान में V की जगह पे हम लोग आई आर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई आर। अब यहां पे अगर फाई की वैल्यू NBA अपान में, अगर यहां से फाई अपान में आई है ना, देखो बेटा यहां से फाई अपान में आई निकाल दे, फाई अपान में आई, ये जो फाई अपान में आई सेंसिटिविटी थी, यहां से क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग फाई अपान में आई इक्वल टू NBA अपान में K। यही हमारी करंट सेंसिटिविटी है, फाई अपान में आई की वैल्यू अगर रख दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 अपान R इंटू NBA अपान में K, ये मिल जाएगा, मीन्स NBA अपान में K इंटू R। ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए एक फार्मूला मिल गया, NBA अपान में K। और इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ये मिलेगा रेडियन पर वोल्ट, या ये भी हो जाएगा डिवीजन पर वोल्ट। डिवीजन यहां से हम देख सकते हैं, डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और इसके लिए फार्मूला ये मिल गया।